जिस व्यक्ति के खिलाफ पिता आक्षेप लगा रहे हैं वो व्यक्ति एक आदतन अपराधी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, उससे पहले उनके खिलाफ मर्डर केस है, तो तमाम तरीके के उस व्यक्ति के ऊपर आरोप है। यदि हत्या हुई है तो 10 एफआईआर दर्ज करने में वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? 5 तारीख को एसपी के पास में गुहार लाते हैं तो वो पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देते हैं एसपी साहब। जयराज जडेजा और एसपी जो है वहाँ का पीआई है, सारे के सारे सबूतों के साथ में छेड़खानी की है इन लोगों ने। 4 तारीख को फोटो आ गई थी राजकुमार की, तो उसके बाद में इनकी डेड बॉडी आपको 9 तारीख को मिलती है। तो ये सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा करता है पूरी कहानी में। एसपी ऐसे कर रहे हैं कि गुजरात के कोई हाईकोर्ट का जज बोल रहा हो। 5 और 6 तारीख को जूनागढ़ के सीसीटीवी चेक करके ये कह रहे हैं कि वो जूनागढ़ की तरफ गया होगा। वीडियो जो फुटेज जारी किए वो 14-14 सेकंड के क्यों किए? तो जयराज जडेजा घर के सीसीटीवी फुटेज तुम 14 सेकंड का क्यों कर रहे हो? तुम लोग 10 मिनट का सीसीटीवी दिखाओ ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस मामले के अंदर। नमस्कार। રાજસ્થાનના જાટ સમાજના એક યુવકનું મૃત્યુ થયું. મૃત્યુ થયા પછી તેના જે પિતા છે એનો સીધો એવો આક્ષેપ છે કે મારા દીકરાની હત્યા કરવામાં આવી છે. જો કે દીકરાની અંતિમ વિધિ અંતિમ ક્રિયા પણ થઈ ગઈ છે અને આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે જયરાજસિંહ જાડેજા કે જે ગોંડલ નિવાસી છે. અને આપ સર્વને ખબર છે કે જે વાત સામે આવી હતી કે સામેના રોડ ઉપર હતા બાપ દીકરાને કઈ બોલાચાલી થઈ, પછી ગણેશ ગોંડલે અને તેમના કેટલાક વ્યક્તિઓ એમને અંદર બોલાવ્યા, સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને ત્યારબાદ એમના પિતાનું પહેલું જે નિવેદન આવ્યું હતું કે ભાઈ મારા પુત્રને મારવામાં આવ્યો અને પછી એ ગાયબ થઈ ગયો અને અચાનક જ એનો મૃતદેહ મળી આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કે હિટ એન્ડ રન થયો છે. ટોલનાકા સહિતના ઘણા બધા સીસીટીવી ફૂટેજ છે એ પોલીસ થકી જ્યારે એસપી ખુદ એસપીના બાબતે પ્રેસ કરવી પડે એ પણ નવાઈ લાગે. જો કે એસપીએ પ્રેસ કરી અને એના સીસીટીવી છે એ પણ આપ્યા. ત્યારબાદ બીજા દિવસે જયરાજસિંહ છે એમના ઘરના પણ સીસીટીવી સામે આવે છે, પરંતુ હજી પણ એમના જે પિતા છે મૃતકના તેમનું કહેવું છે કે મારા દીકરાની હત્યા થઈ છે અને એ જ બાબતે આજે ચર્ચા કરવી છે. અને આના પ્રત્યાઘાત છે રાજસ્થાનમાં પડ્યા છે. જાટ સમુદાય ત્યાં આંદોલન પણ કરી રહ્યું છે અને ત્યાંના એક સાંસદ છે તે તો એમણે એવું કહ્યું છે કે આની નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જરૂરી છે અને સીબીઆઈ તપાસની પણ માંગ કરી છે. આ બધી વાતને લઈને આજે અમારા સાથે રાજસ્થાનના હાઈકોર્ટના વકીલ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. જયંતજી છે તેમની સાથે. અને નમસ્કાર, હું છું ઉમંગ રાવલ ને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ. जयंत जी, स्वागत है गुजरात फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में। नमस्कार। जयंत जी, पिछले दिनों में गोंडल में, गुजरात के राजकोट जिले में पड़ता है गोंडल, वहां पे एक राजस्थान से आए हुए जाट समाज के जो पुत्र था और पिताजी थे, उनमें कुछ होता है और वहां के जो विधायक हैं उनके बेटे ने इन दोनों को घर पे बुलाया। फिर वो उनका कहना है कि हमने समझाया था कि भाई रोड पर ऐसा मत कीजिए, जो भी है वो आप बात खत्म कीजिए, और वहां से चले गए थे। लेकिन उनके जो पिताजी हैं, जिस लड़के का मृत्यु हुआ है, वो पिताजी कह रहे कि नहीं भाई, ये एक हत्या है एक प्रकार की। और राजस्थान में यहाँ वहां पर भी कई सारे मोर्चे लगे जा रहे हैं, वहां पे भी विरोध हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई हत्या हुई है? सर, पूरे प्रकरण को मैं एकदम पास से नजदीक से इस प्रकरण को देख रहा हूँ। बतौर अधिवक्ता मैं सारे पॉइंट्स के ऊपर इस प्रकरण को देखा है और ये जो जितने भी आंदोलन पूरा चल रहा है ये सारे हमारी निगरानी में हो रहा है। पूरे प्रकरण में जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो एक वहां का जो पीआई है आपके गोंडल बी डिवीजन में और एक जो एसपी है, वो लगातार पूरे प्रकरण में ऐसे जजमेंट दे रहे हैं जैसे कि वो वहां का कोई बहुत बड़े जज साहब हो और वो जज की भूमिका में बार बार कह रहे हैं कि हमने इसमें ये किया वो किया। और जिस व्यक्ति के खिलाफ पिता आक्षेप लगा रहे हैं वो व्यक्ति एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ आज का कोई ये मामला नहीं है कि कोई पहली बार किसी के साथ मारपीट की है। उन्होंने इससे पूर्व में भी पिछले 4-5 महीने पहले उनका बेटा जेल से छूट गया, एक दलित के साथ में मारपीट की। उससे पूर्व म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। उससे पहले उनके खिलाफ मर्डर केस है। 2017 से सुप्रीम कोर्ट से ये बेल पे चल रहे हैं। गोंडल पे उनको प्रतिबंधित कर रखा है। 2023 के चुनाव में दंगे के आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर। तो तमाम तरीके के उस व्यक्ति के ऊपर आरोप है। और हमारे जो रतनलाल जी हैं वो बार बार एक बात कह रहे हैं, एसपी साहिब के पास भी कह रहे हैं, पीआई को भी कह रहे हैं कि मेरा बेटे की हत्या हुई है। तो फिर ये लोग यदि हत्या हुई है तो 10 एफआईआर दर्ज करने में वहां पे क्या दिक्कत आ रही है?
पूरी एफआई को मैं ये सारे पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एसपी साहब जो बार बार कह रहे हैं कि क्या इसके अंदर ये हुआ, इस प्रकरण में उसके घर के अंदर घुसा, तो 4/3/2025 को जब ये व्यक्ति वहां पे अर्जी लगाता है, जयराज सिंह का नाम लेता है, तो 5 तारीख को वो एसपी के पास में जाता है, वो तुरंत फोन कर देते हैं, वो 5 तारीख को एसपी के पास में गुहार लाते हैं, तो वो पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देते हैं एसपी साहब, और वो कहते हैं कि इसकी जांच करो। जबकि 4 तारीख को 2 कांस्टेबल टोल नाके ऊपर 4 से 5 बजे के सामने फुटेज चेक कर रहे हैं, वो पीआई को सूचना देते हैं कि 12 घंटे पहले ये लड़का इधर से गुजरा है। अब उस घटना के बाद में 5 और 6 तारीख को जो पीआई है वहां का, उस पीआई का नाम भी मैंने इसका पूरा पता किया था इस मामले के अंदर, तो पीआई उसके अंदर जो रतनलाल जी हैं उनके पिता को, वो उनको लेके जा रहे हैं जूनागढ़ के अंदर, और 5 और 6 तारीख को जूनागढ़ के सीसीटीवी चेक करके ये कह रहे हैं कि वो जूनागढ़ की तरफ गया होगा। और इसके अंदर दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, दिव्य भास्कर और कई जो आपके चैनल में कईयों के अंदर इन्होंने एसपी ने बयान दिए हैं कि राजकुमार की मानसिक हालत खराब थी, नशेड़ी था, वो पहले भी घर से कई बार भाग गया। तो ये एसपी को किसने बताया? जब उसने डेड बॉडी उसने मिली है, उससे पहले से ये कह रहा है कि वो नशेड़ी है, तो ये भी एक बड़ा फैक्ट बनता है। वीडियो जो फुटेज जारी किए वो 14-14 सेकंड के क्यों किए? जब वो कह रहे हैं कि जयराज जडेजा निर्दोष हैं, तो जयराज जडेजा एक घर के सीसीटीवी फुटेज तुम 14 सेकंड का क्यों कर रहे हो? तुम लोग 10 मिनट का सीसीटीवी दिखाओ ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस मामले के अंदर। इसी के साथ में एसपी कह रहे हैं कि इस लड़के ने कपड़े निकाल दिए, तो उसकी जो डेड बॉडी मिली थी मंदिर जो, तो पहले लोअर टी शर्ट का फुटेज आ रहा है, फिर डेड बॉडी के अंदर रेड कलर की जैकेट पहना उसमें नजर आ रहा है। तो ये सारे तमाम पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के अंदर। और सबसे बड़ी बात, 2 तारीख को ये लापता हुआ था, 3 तारीख को सुबह, 4 तारीख को टोल नाके पर 2 कांस्टेबल को पता चल जाता कि 12 घंटे पहले निकले, और जब इसके पिता कोर्ट के अंदर हैवियस लगाने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे पीछे से फोन आता है कि आपके बेटे की डेड बॉडी मिली है। गुजरात के बारे में मैंने पता किया, तो 4 मार्च को सुबह 3 बजे डेड बॉडी मिली है। तो डेड बॉडी मिलने के बाद में अस्पताल में एमएलसी होती है, एक मेडिकल लीगल जो रिपोर्ट होती है, उसके बाद में सिविल पंचनामा होता है। मिसिंग मैच के लिए जो गुजरात का जो पोर्टल है मिसिंग वाला, उस पोर्टल के ऊपर सारी अपडेट होती है, सारे थानों में इतला दी जाती है। पूरे प्रकरण के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ये आ रहा है कि सारे आपके व्हाट्सएप के ऊपर जब 4 तारीख को फोटो आ गई थी राजकुमार की, तो उसके बाद में इनकी डेड बॉडी आपको 9 तारीख को मिलती है। तो ये सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा करता है पूरी कहानी में। अब एक फुटेज आया कि पुल के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, तो रोंग साइड से 3 किलोमीटर के अंदर एक स्कॉर्पियो, एक बाइक, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जाती है, पुल से कोई सामान फेंका जाता है, एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, और 4 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में डेड बॉडी सिविल अस्पताल में पड़ी है। लेकिन वो पुलिस वाले 60 किलोमीटर दूरी पे ये नहीं पता कर पाए। इसका मतलब गुजरात की सरकार और गुजरात के अंदर डेली एक्सीडेंट होते होंगे फिर तो वहां पे एक जिले के अंदर इन लोगों ने जो लापरवाही दिखा रहे हैं, इसका मतलब एक जिले में 200-250 डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेड बॉडीज आ रही हैं, तो इनको पता नहीं चला। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट पे बात करें हम, तो सारे फैक्ट के अंदर जयराज जडेजा और एसपी जो है वहां का पीआई है, सारे के सारे सबूतों के साथ में छेड़खानी की है इन लोगों ने। जयंत जी, आप बता रहे हैं कि जो सीसीटीवी पुलिस से दिखा है, टोल टैक्स वाले वगैरह वगैरह, लाल टी शर्ट वाली बात है, लेकिन आज एक बयान आया है पुलिस की जो पीसीआर वाहन होती है, मतलब पुलिस जो पेट्रोलिंग के लिए जो हाँ, तो वो पीसीआर के 2 कांस्टेबल ने ये बताया है कि भाई कहीं वहां जहां जिस दिन वो वहां से गुमशुदा हुआ, तो उसके बदन पे कपड़े नहीं थे, और स्थानीय लोगों जो उनका भी कहना है कि भाई कपड़े स्थानीय लोगों ने पहनाए थे। मतलब ये बात के लेकर आप क्या कहोगे कि भाई वो देखा जब गुमशुदा हुआ तब, और पीसीआर के 2 कांस्टेबल का आज बयान आता है, मतलब वो खुलासा करते हैं कि नहीं हमने देखा था लेकिन वो नग्न अवस्था में था। सर पूरे प्रकरण के अंदर एसपी, मैं आपको बार बार कर रहा हूं, एसपी ऐसे कर रहे हैं कि गुजरात के कोई हाईकोर्ट का जज बोल रहा हो, उस प्रकार से ये बयान दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में हम दिखाएं तो 4 सीसीटीवी फुटेज अभी तक आए। एक में वो आप जो बता रहे हो कि वो नंगा जा रहा था, एक में वो रेड कलर की जैकेट पहन रखा है। पुलिस वालों ने जो टोल नाके का सीसीटीवी लिया है वो भी 14 सेकंड का है, जयराज जडेजा जी के घर का भी 14 सेकंड का है, उसके अंदर लोअर टी शर्ट पहन रखी है। तो जब ये कह रहे हैं कि वो नशेड़ी था या वो पागल हो गया था, तो पागल तो उसकी मार से हो गया था। इससे पहले भी गोंडल के अंदर बहुत से लोग हैं जो इसकी मार से पागल हो गए या लोग मारे जा चुके। दूसरा, इस पूरे प्रकरण में आप देखोगे जो ड्रेस वाली जो बात ये बता रहे हैं,
तो जो कांस्टेबल 4 तारीख को जब उनको पता चल गया कि 12 घंटे पहले इधर से गया है, जो गुजरात मॉडल पूरे इंडिया के अंदर मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल है, गुजरात जैसा मैं पूरे देश के अंदर बना दूंगा, गुजरात मॉडल पेश करेंगे, औद्योगिक क्रांति लाएंगे गुजरात जैसी। तो गुजरात की फिर तो ये एसपी को तो अपने वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो 2 तारीख को 3 तारीख को सुबह जो लापता हुआ, 4 तारीख को तुम्हें पता चल गया, फिर उस व्यक्ति को हाईवे जा रहा है सारे फुटेज के अंदर, आप उसको मतलब ढूंढ नहीं पाए, उसकी डेड बॉडी 6 दिन तक पड़ी रही हॉस्पिटल में, 6-7 दिन तक, वो आपको पता नहीं चल रही। तो ये तंत्र, पुलिस तंत्र तो आपको साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर। बकायदा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, तो क्या माने कि ये जो सीसीटीवी है वो अधिकृत नहीं माने जाएंगे? मतलब सीसीटीवी तो पुलिस ने भी दिखाया है, मतलब जयराज सिंह के घर के भी दिखाया है, तो सीसीटीवी तो है ही सामने कि भाई बंदा आ रहा है, वो जा रहा है, बाइक लेके जाते हुए भी दिख रहे हैं दोनों। तो और पुलिस ने भी जो सीसीटीवी दिखाया है टोल नाके वगैरह वगैरह के, तो क्या वो अधिकृत नहीं माने जाएंगे? क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा केस बनता है तो सबसे पहले सीसीटीवी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक होता है कि भाई बंदा कहाँ गया, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, कोई भी घटना हो, अगर लूट हो, चोरी हो, कुछ भी हो, तो सीसीटीवी तो पुलिस भी दिखा रही है। सर पूरे प्रकरण के अंदर पुलिस सीसीटीवी दिखा रही है जज की भूमिका में, सबसे पहले स्पष्ट करूं, और 14-14 सेकंड के वीडियो दिखा रही है। पुलिस दिखाए तो 10 मिनट का वीडियो दिखाओ ना। पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके घर के अंदर घुसा, इधर रतनलाल जाट जो उनके पिता, वो कह रहे हैं कि हम उनके घर पे बाइक चेंज कर रहे थे, बाप बेटे हम आपस में ये कह रहे थे बेटा मत चलाऊं, बेटा कह रहा था पापा नहीं आप मत चलाओ, मैं चलाऊंगा। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर वो घर में घुसते हुए दिख रहे हैं। तो उसके बाद में उन्होंने बुलाया उनकी सिक्योरिटी ने, और पुलिस यदि इसमें पूरे प्रकरण में यदि मिली भी नहीं है तो फिर पुलिस मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रही? आज ये बताओ कि कोई आदमी किसी पे आरोप लगाए कानून के अंदर कि साहब मेरे साथ में मारपीट हुई है, कोई महिला कहे मेरे साथ में छेड़खानी हुई है, कोई कहे कि साहब मेरे इन लोगों ने पीछा किया है, उन्होंने तो एक्सीडेंटल डेथ दिखाया है कि भाई हिट एंड रन हुआ है। मतलब सर एक्सीडेंटल केस तो जब पूरी मीडिया ने, पूरा विपक्ष, सारे लोग हैं, तो 9 तारीख को बता रही है पुलिस पूरे इस प्रकरण के अंदर, पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक। वो हिट एंड रन तो 9 तारीख को, लेकिन उसके पापा बार बार कह रहे हैं मारपीट हुए, मारपीट, तो मुकदमा दर्ज करके उसका अनुसंधान क्यों नहीं कर रहे? और पुलिस का तो रिकॉर्ड है इसी गोंडल बी डिवीजन का, मैंने पूरा रिकॉर्ड निकाला है, यहाँ पे आज तक जितने भी हुए हैं, और उसकी बॉडी के ऊपर जो चोट के निशान आ रहे हैं वो किस चीज के निशान है? फिर उसके बाद उसके हाथ पैर में, डेड बॉडी का मैं दाह संस्कार में था, पूरी डेड बॉडी में हाथ उसके टूटे हुए थे, उसके जो घुटने टूटे हुए थे, नीचे के पैर टूटे हुए थे, उसके गुप्तांगों के ऊपर चोट आई हुई थी, उसके पिछवाड़े पे चोट थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। एक्सीडेंट होगा तो या तो मांस फटेगा या शरीर फटेगा, एक जगह से टूट जाएगी। वहां पे कोई ब्लड के ऐसे स्पॉट भी नहीं मिले, एक्सीडेंट हुआ कि आदमी मरे तो वहां पे खून भी इकट्ठा होना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा। और फिर ये जो ब्लैक कलर की करवाया है पुलिस ने, तो एफएसएल भी करवाया है डेड बॉडी का। और ये गोंडल के जो राजा साहिब बने हुए बैठे हैं, जो ये बाहुबली बने हुए बैठे हैं, आप इनका इतिहास चेक करो ना। कोई आप जैसे ईमानदार पे, किसी ईमानदार आदमी के लिए कहे तब तो पुलिस करे भी, या एसपी को इतने बयान देने की जरूरत क्यों नहीं है? वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहा है कि भाई मारपीट हुई है, एफआईआर क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं तो ये मिली भगत है ना। और ये आज का थोड़ी प्रकरण है, यहाँ पे लगातार हर महीने ये तो शौकिया तौर के ऊपर अपने टसन के अंदर ये लोग मर्डर करते हैं। ये लोग तो अहमदाबाद की अदालत ने जब इनको आजीवन कारावास दे दिया 2017 से लेके अभी तक ये व्यक्ति बेल पे बैठा है। ये है बात सर। बिल्कुल, मतलब वहां के जो जाट समाज के लोग जो है वो क्या मांग कर रहे हैं? मतलब वहां पे आंदोलन चल रहा है, वहां के जो एमपी है वो बोल रहे हैं कि लोकसभा में ये मुद्दा ले जाएंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे। वहां के लोग क्या कह रहे हैं? वहां पे आंदोलन क्यों और मांग किस मांग के साथ? वहां के लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो मरु प्रदेश और राजस्थान के जितने भी जो लोग हैं वो मारवाड़ी बन के सारे पूरे देश और विदेश के अंदर हमारे लोग रहते हैं, और इस देश के अंदर जितनी भी गगनचुंबी इमारतें बनी है, चाहे जितनी कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई बिजनेस चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मारवाड़ियों का सहयोग रहा है। और ये जो हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी डिमांड ये कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई की जांच करो। रतनलाल द्विवेदी झूठा है तो उसका नार्को टेस्ट करवा लो। हम लोग तो ये खुला चैलेंज कर रहे हैं कि उसका नार्को टेस्ट करवा लो। जब भी इतना बड़ा मीडिया ट्रायल ये केस हो गया, पूरी मीडिया के अंदर ये खबरें छप रही हैं, रतनलाल जाट बार बार कह रहा है, तो भाई आपके राज्य में तो प्रवासी है वो, तो उनको न्याय मिलना चाहिए ना। एक राजस्थान, और राजस्थान में हमारे माननीय सांसद महोदय बेनीवाल जी,
वो लगातार लोकसभा के अंदर बोल रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बोल रहे हैं। लेकिन गुजरात का कोई भी एक भी बीजेपी का नेता हो, चाहे बीजेपी का कोई भी मंत्री हो, इसके अंदर स्टेटमेंट नहीं दे रहा। गुजरात की कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया के जरिए उन पे आरोप लगा रही है, हम लोग कर रहे हैं, वो तो तो ये यही कि वो बात हो दूध का गई चुनाव है जयराज जडेजा। जैन जी, ये तो ये सर बात मैं हो तो ये जाएगी कह रहा हूँ जयराज जी दूध के बीजेपी कांग्रेस करेंगे तो फिर तो मुद्दा अलग हो जाएगा, ये राजकीय हो जाएगा बकायदा। सर ये बीजेपी कांग्रेस सर करने की एक बात छोटी सी इसलिए नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा आपकी हूँ बात काटूंगा न्याय की उमंग बात हो जी, रही है। एक छोटी सी बात बताऊं, मैं शेखावाटी से आता हूँ और मेरे यहाँ से, मेरे इलाके से, जो बॉर्डर के, जो हरियाणा से डेली 100 ट्रक जाते हैं गुजरात के अंदर शराब के। लेकिन बीजेपी शासन से ये कह रहे हैं अभी तक कि गुजरात तो ड्राई स्टेट है, वहां शराब मिलती नहीं है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हर दुकान के ऊपर शराब मिलती है। शराब के क्विंटलों बोरियां हर शहर के अंदर डेली भरी जाती है, तो फिर वो कहां से आती है? आपकी स्टेट में तो लोकतंत्र खत्म हो गया। अब बीजेपी वालों से न्याय की उम्मीद करें तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करते तो 30 साल से लगातार गुंडाराज फैला रखा है। ये लोग यूपी में कहते हैं कि हमने वो बाहुबलियों का सत्यानाश कर दिया, बिहार में कर दिया, बॉलीवुड के जरिए ये मूवीज जैन जी, मैं लॉन्च ये करवा जानना रहे हैं। चाहूंगा, मुद्दा हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात हो रही है जो गोंडल में होती है उस केस की वजह से। मैं यही प्रश्न आपको करना चाहूंगा, किस दिशा में ये आंदोलन जाएगा? कि आंदोलन छेड़ा है क्योंकि सर बोल रहे हो आंदोलन, पिताजी जी के जी, हमारे हत्या हुई। विधानसभा, राजस्थान विधानसभा में ये मुद्दा हम उठवा रहे हैं, लगातार हमारे एमएलए बोल रहे हैं। जल्दी ही अगले होली के बाद में राजस्थान में बहुत बड़ा प्रदर्शन जयपुर में होगा। और इसी के साथ में हमारे, चाहे बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में, चाहे निर्दलीय हैं, जितने भी हमारे 36 बिरादरी के नेता, उन सब लोगों को हमारा संगठन ज्ञापन देगा। उन लोगों से विधानसभा में सवाल उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब तक सीबीआई की, इस केस की सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाएगी, तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी धन्यवाद। जाएंगे, अहमदाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे इस मामले में। और इस बिल्कुल जो बाहुबली का जो टसन है, इस टसन को खत्म करेंगे हम लोग इस बार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। તો જે રીતે મુખ્ય વાત એ છે કે જે પ્રકરણમાં ત્યાંના વકીલ છે હાઈકોર્ટના, એમનું એવું કહેવું છે કે ભાઈ જે પણ થયું એ જે તે વખતે રાજસ્થાનમાં યુવકનો મૃતદેહ લઈ જવામાં આવ્યો ત્યારે સાથે હતા, અને જે પ્રકારે ઈજાઓ જોવા મળી છે, મને એક વકીલ તરીકે એમની જે દ્રષ્ટિ છે જોવાની, એમને પણ ક્યાંક એવી શંકા જઈ રહી છે કે ભાઈ આ હિટ એન્ડ રન નથી પરંતુ ક્યાંક આ હત્યા થઈ છે. એનું મુખ્ય કારણ એમણે જે પોઈન્ટ્સ કીધા કે ભાઈ હિટ એન્ડ રન થયું તો ક્યાંકથી માંસનો લોંદો નીકળી જવો અથવા તો માથું ફાટી જવું, કે આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ થતી હોય છે, પરંતુ ગુપ્તાંગના ભાગ ઉપર વાગેલા નિશાનો સાથે જ ઉજરડા ભરેલા છે હાથ ઉપર, આ બધું જોતા ખૂબ મોટો એક આક્ષેપ કર્યો છે કે જે ગોંડલના એસપી છે તેમની અને તેના બી ડિવિઝનના પીઆઈની કોઈ મિલીભગત હોય તો એના કારણે જ આ શક્ય બને. અને એને લઈને જો રાજસ્થાનની અંદર ખૂબ મોટા પડઘા પડી ગયા છે આ ઘટનાને લઈને. ગુજરાતના ગોંડલમાં બનેલી ઘટના અને રાજસ્થાનના પાટનગરથી લઈ અને તમામ એ સમુદાય કે જે જાટ સમુદાયમાંથી આવે છે, સમાજમાંથી આવે છે, લોકોમાં ક્યાંક એક રોષ એટલા માટે દેખાઈ રહ્યો છે કે મોટી જગ્યાએ મારવાડી એટલે કે રાજસ્થાની લોકોનો બધી જગ્યાએ ફાળો રહ્યો છે, ને એના દીકરાને સાથે જયારે પાઉની લારી એના પિતા અહીંયા ચલાવતા હોય પાઉંભાજીની, અને એની સાથે એવી ઘટના બને તો એની તલસ્પર્શી અને સીબીઆઈ તપાસની માંગ છે કરવામાં આવી રહી છે. નવા નવા વળાંક રોજ આ ઘટનાની અંદર સામે આવતા રહ્યા છે. જોવાનું રહે છે કે આખરે તપાસ કઈ દિશામાં જાય છે. બીજી એક મહત્વની વાત વકીલ થકી જે કરવામાં આવી છે, અમારી સાથે જે જોડાયા હતા, કે એમણે કહ્યું કે 0 અવર્સથી કેમ ફરિયાદ પોલીસ લેતી નથી, કે જો એમના પિતા એવો આક્ષેપ કરે છે કે આ વ્યક્તિ થકી એમની હત્યા કરવામાં આવી છે તો પછી કેમ પોલીસ છે એના હાથ બંધાયેલા છે? એ પણ ખૂબ મોટો પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે, પરંતુ સમય જતા તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ મળશે તેવી અપેક્ષા રાખીએ અને જે આક્ષેપો કરવામાં આવે છે એમાં પોલીસ તટસ્થ તપાસ રાખે તે પણ અપેક્ષા. નમસ્કાર.